अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, लियाकत चट्ठा जिन्होंने बम शेल गिराया हमारे सियासी हालात पर, इस सियासी निज़ाम पर, उनको हिरासत में लिए हुए दूसरा दिन है। लेकिन अभी तक ना उन्हें अदालत किसी में पेश किया गया है, ना मीडिया के सामने लाया गया है, ना उनके खिलाफ अभी तक कोई मुकदमा दर्ज किया गया। उन पर क्या गुजर रही है, इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ जनाब उमर अयूब साहब जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं वजीर आजम के तौर पर, कुछ बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा पुरएतमाद दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह क्या है, उस पर बात करेंगे। और तीसरी तरफ जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा परेशान क्यों हैं? क्यों एक नया तूफान का उनके ख्याल में एक नया तूफान आ रहा है, और उस हवाले से उन्होंने अपनी परेशानी, ना सिर्फ परेशानी बल्कि कहा कि आईनी हाथों से निपटूंगी। ये आईनी हाथ उनके पास कब से आए, कहाँ से आए, क्यों ऐसा कर रही हैं, इस पर बात करते हैं। तो जनाब लियाकत चट्ठा साहब जब कल उन्होंने 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और कोई 3 4 5 मिनट की उनकी सारी टोटल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। टोटल 10 मिनट में मामलात को निबेड़ कर वो स्टेडियम से अपने दफ्तर पहुंचे। दफ्तर पहुंचे और उन्होंने जाकर अपने हाथ से एक इस्तीफा तहरीर किया। इस्तीफे के हवाले से भी अर्ज कर दूं कि वो इस्तीफा किसी को नॉमिनेट नहीं किया गया। उन्होंने आगाज जो किया डेयर सर से किया, और इस्तीफा हमेशा उस वक्त वैलिड होता है जब किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दिया जाता है और उसका आगे एड्रेस किया जाता है। जब तक आप मुतलका शख्स को एड्रेस नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपके इस इस्तीफे की कोई अहमियत नहीं होगी। अगरचे उनका हैंड रिटन है, लेकिन उन्होंने किसी को एड्रेस नहीं किया हुआ है। तो इसके भी आगे सीक्वेंसेस होंगे आगे जनाब। तो उसके बाद जनाब वो दफ्तर में ही मौजूद थे कि सीपीओ रावलपिंडी साहब को हुक्म दिया गया, और उन्होंने कहा कि उन्हें कहा जी जाकर उन्हें गिरफ्तार कर लें। अच्छा, एक इत्तला ये भी है कि सीपीओ रावलपिंडी से पहले आरपीओ से कहा गया कि चूंकि ये आला रैंक के, बड़े रैंक के ऑफिसर हैं, आप जाकर गिरफ्तार करें। मुबैना तौर पर आरपीओ रावलपिंडी साहब ने उन्हें गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया। जब बहुत ज्यादा उन पर बोझ, दबाव बढ़ाया गया, तो उन्होंने जनाब 15 दिन की छुट्टी लिखी और दफ्तर से उठकर चले गए। ये बड़ा मानी मानी खेज है कि वो क्यों कोऑपरेशन पर आमादा नहीं है। बल्कि यहीं पर एक बात और भी अर्ज कर दूं। फिर ये था कि जब ये दूसरे दिन मामला हुआ और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बारी आई, तो फिर भी कोई मुद्दई बनने के लिए, कोई एक भी डीपीओ मुकदमा दर्ज कराने के लिए तैयार नहीं था। इवन जो डिप्टी कमिश्नर्स थे, वो भी मुकदमा दर्ज कराने के लिए जनाब तैयार नहीं थे। तो फिर एक एडीसी को, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को तैयार किया गया, जिनकी मुद्दत में उम्मीद है कि आज जो है वो मुकदमा दिन को दर्ज कर लिया जाएगा। अच्छा, तो इस पर जनाब जब उनको महफूज घर में, महफूज जगह पर मुंतकिल किया गया, तो एक तो उन्हें बड़ा डराने की कोशिश की गई। तो कहते हैं जी, चट्ठा साहब ने कहा कि भाई मुझे डराने से तो कुछ नहीं होगा, मैंने तो आगाज ही जो है वो अपनी फांसी से किया है, आओ मुझे फांसी चढ़ाओ, मैं तो मेंटली तैयार हूं, आप मुझे क्या कर सकते हैं। जब पोजीशन आगाज ही फांसी से हो, तो आप उसे क्या डराएंगे? क्या आप, ये दो दो तीन चीजें होती है कि आपकी मुलाजमत मुलाजमत वो खुद इस्तीफा दे चुका है, वो खुद जनाब उसे जूते की नोक पर फेंक चुका है। डराने के लिए वो कहते हैं मुझे फांसी चढ़ा दो, लेकिन मुतलका जो लोग हैं वो भी मेरे साथ। और उस दूसरा उसने कहा जी मैं जो कौम को बताना चाहता था वो बता चुका हूँ, अब जो कुछ मेरे साथ करना है कर ले। तो तब जनाब उन्हें कहते हैं जी, वो जरा प्यार किया गया, उन्हें कहा गया देखो इस तरह नहीं, ये सिस्टम है और ये है, आपको क्या शिकायत है, आपको सारा मामला। उन्होंने कहा जी मेरी कोई शिकायत ही नहीं है, मेरी कोई डिमांड ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा जी आपने ये क्यों इस तरीके से क्या कहा? तो खिदमात हासिल की गई जनाब नाम माहिरीन की, और उन्हें कहा जी इसको किस तरीके से बाइंड अप किया जाए। बहुत सारे जनाब वो कहते हैं जी सियाने आए, और सियानों ने कहा जनाब कि आप इसे कोई गोल मोल कर दें मामले को, और बुलाएं जनाब एक एंकर को। एंकर से कहा भी गया कि आप तैयार रहें, आपकी जरूरत पड़ सकती है, एक जनाब जो बयान है, तरदीदी बयान, वो आपके जरिए जारी करवाया जा सकता है। लेकिन कहते हैं जी चट्ठा साहब माने नहीं, उन्होंने कहा जी नहीं, मैं खड़ा हूं, आपने जो कुछ करना है आप आगे करें। तो तब जनाब जब ऐसी सूरत हाल आई, तो फिर कहा गया जनाब सबूत ढूंढें। सबूत कहा गया, सबूतों को ढूंढा जाए। तो एक तो पूरा कमिश्नर ऑफिस, दूसरा जनाब पूरा कमिश्नर हाउस, सबको छान मारा गया और कई टीमें बिठाई गई। एक एक कंप्यूटर का फोरेंसिक, एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक फाइल को देखा गया। दूसरी तरफ जब उनका मोबाइल फोन था, उनका पर्सनल कंप्यूटर था, पीसी था, वो जनाब उनका लैपटॉप था, उन सबको देखा गया और वहां कुछ चीजें मिली।
कुछ चीजें मिली। तो जब जनाब ये ऐसी सूरत हाल हुई तो फिर उन्हें एक और ऑप्शन दी गई। उन्हें कहा गया कि जनाब आप ऐसा करें, कुछ ऐसी सूरत निकालते हैं जिसमें आपकी भी बचत हो जाए और हुकूमत की भी बचत हो जाए, मामलात बेहतर हो जाए। निगरान हुकूमत इस हवाले से जनाब बड़ी एक्टिव थी। पहले तो उनका ख्याल ये था कि जनाब किसी डॉक्टर से इसका ज़हनी तवाज़ुन के हवाले से सर्टिफिकेट ले लेंगे, लेकिन उन्हें बताया गया कि ये वैलिड नहीं होगा। अगर ये मजबूत रहे और अदालत में जाकर इन्होंने वही बयान अपना जो दे दिया, तो आपके सारे सबूत धरे के धरे रह जाएंगे, एक और लेने की देनी पड़ जाएगी। फिर जनाब एक और सियाना आया जनाब, और उसने कहा जी कि मैं कुछ काबिल अमल किस्म की आपको तजवीज़ देता हूँ। और वो तजवीज़ क्या थी कि जनाब कमिश्नर साहब बयान देंगे कि उनके बच्चों को कुछ दहशतगर्दों ने जनाब अगवा कर लिया था, उनके अजीजों को, और उनके पास कोई चारा नहीं था कि वो ये सब कुछ करते। और वो जो दहशतगर्द हैं वो तालिबान भी हो सकते हैं, और वो जनाब जो पीटीआई के हामी भी हो सकते हैं, और दहशतगर्दी की आड़ में पनाह लेने की कोशिश की गई। और साथ ये एक कहते नहीं, एक लाठी से सांप भी मर जाए, और डुअल दोहरा फायदा हासिल करने की कोशिश की गई। तो ये बड़ा काबिल अमल था कि इस पर अमल कर लिया जाए। लेकिन चट्टा साहब जैसे कहते हैं ना जी, अड़ गए, और उन्होंने कहा जी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस हवाले से मुझसे कोई एतराफी बयान लें, मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, और मैं तमाम अपनी कश्तियां जला चुका हूँ। जब वो कॉपरेट करने पर नहीं आए तो फिर कहा कि इनके पास जो पोटेंशियल है कि जिस बुनियाद पर जनाब ये बात कर रहे हैं, वो सबूत अगर जाय कर दिए जाए तो फिर बड़ी आसानी होगी। इसके लिए जनाब पता चला कि उनका जो पीए है उसका नाम इशफाक तारड़ है, और जब से कमिश्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस वक्त से वो गायब था, और वो अपने घर भी नहीं पहुंचा था। बहरहाल उसके घर छापा मारा गया तो इशफाक तारड़ साहब तो नहीं मिले, उनके बरादर निस्बत ही मिले, और उनको उन्होंने वहां उठा लिया। उनके घर वालों के तमाम घर वालों के मोबाइल ले लिए, उनके जनाब जो कागजात रखे थे, वो जो कंप्यूटर रखे थे, लैपटॉप, सब कुछ जनाब पुलिस उठाकर ले गई। और उन्हें कहा जी कि देखें ये सारा कुछ जो है हमने, और कमिश्नर ऑफिस और जनाब जो कमिश्नर हाउस है उसकी एक एक फाइल छान मारी गई, एक एक कंप्यूटर, सब कुछ को जनाब टीमों ने देख लिया। तब जनाब कमिश्नर साहब ने कहा कि आप कुछ भी कर लें, सबूत एक तो मौजूद है, और दूसरा सबूत यहाँ नहीं है बल्कि महफूज है, बल्कि ये भी बताया गया कि शायद वो बिरून मुल्क बड़ी अच्छी जगह पर महफूज है, और जरूरत पड़ने पर वो पेश भी किए जा सकते हैं। कुछ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इवन चीफ जस्टिस साहब भी उन्हें जनाब कह रहे थे जी सबूत, तो उनके सामने भी सबूत पेश किए जा सकते हैं अगर वो सुनने के लिए तैयार हो। तो जनाब तमाम हरबे इस्तेमाल किए गए, और आखिरकार फैसला किया गया कि जनाब और कोई हल नहीं है, अब उन पर मुकदमा दर्ज कराया जाए। अहम बात यह है कि मुकदमा दर्ज कराने के लिए मुद्दई भी कोई दस्तयाब नहीं था। अगरचे रात को जनाब जो तमाम डीसीज हैं उनको उनकी एक बुलाया गया, उनकी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी होती थी जैसे पीटीआई वाले आकर कहते थे कि 9 मई की मजम्मत करते हैं, तहरीक इंसाफ से जान छुड़ाते हैं। तो सबको चूंकि एक ही बयान दिया गया था, हालांकि ये बड़े हाईली क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन दो चीजें, एक तो अपने फेस एक्सप्रेशन नहीं छुपा सके, उन पर हवाइयां उड़ी हुई थी। दूसरा जनाब वो लफ्जों को हेर फेर भी नहीं कर सके, वो यही कहते रहे कि जनाब हम पर कोई दबाव न था, इलेक्शन कानून के मुताबिक हमने शफाफ इलेक्शन कराए। लेकिन जो जनाब जो कमिश्नर साहब ने इल्जाम आयद किए उनके हवाले से इंक्वायरी करवाई जाए। तो जब आपने कोई इल्जाम ही नहीं है तो फिर किस चीज की इंक्वायरी? तो बहरहाल वो भी, उसको भी कोई खातिर खा नहीं लिया गया। तो अब जनाब फैसला किया गया कि उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज कराया जाए, और मुकदमे के लिए जब कोई भी डीसी तैयार नहीं हुआ तो फिर एक एडीसी को तैयार किया गया, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को तैयार किया गया, और आज दिन को उम्मीद है कि उनके खिलाफ एक मुकदमा इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी और दीगर जनाब जो सर्विसेज हैं उस हवाले से उनको जनाब मुकदमा दर्ज, और अगर मुकदमा दर्ज होता है तो फिर उन्हें अदालत में लाजमी पेश करना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई इतना परसू क्यों नहीं कर रही? देखें, उनको आके इसने गैबी मदद दी है कमिश्नर साहब ने, लेकिन इस तरह जिस तरह खुलकर उसके हक में आना चाहिए था अभी तक नहीं आया। एक तो ये कि इनको थोड़ा सा डाउट है कि किसी मौके पर ये मामलात खराब हो सकते हैं, तो इस वजह से जरा एहतियात से काम ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जनाब जो उमर अयूब साहब हैं वो बड़े मुतमईन हैं। उनका कहना यह है कि ये पहला खतरा नहीं है,
یہ انہوں نے جناب ایک انٹرویو دیا، انہوں نے کہا جی کسی کپڑے میں سے ایک صرف دھاگا کھینچ لیا جائے تو کپڑا کمزور ہو جاتا ہے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اب ان کا دھاندلی کا جو موقف ہے کہ دھاندلی نہیں ہوئی وہ کمزور ہو گیا، کیونکہ ایک بڑا دھاگا ان میں سے نکال لیا گیا ہے. دوسری طرف جناب اطلاعات یہ بھی ہے کہ کراچی کے کچھ لوگ، پہلے تو کمشنر پر ڈاؤٹ تھا اور پھر بعد میں پتا چلا کہ وہاں کی کچھ اور اہم عہدے دار بھی اس حوالے سے باقاعدہ پریس کانفرنس کرنے والے ہیں، کیونکہ سب سے جو بڑا ڈنڈی نہیں بلکہ ڈنڈا مارا گیا وہ دو جگہوں پر ہے. یعنی کراچی کی 18 سیٹیں بنتی ہیں جو پی ٹی آئی کی ہیں، ٹوٹل 22 سیٹیں ہیں، ان میں سے کہتے ہیں جناب ایک پیپلز پارٹی کی، 3 میکسیمم جناب وہ ایم کیو ایم کی، بلکہ کچھ لوگوں کا تو کہنا ہے کہ ان کی بنتی نہیں ہے کچھ، اور 18 جو سیٹیں بنتی ہیں وہ پی ٹی آئی کی بنتی ہیں. اسی طریقے سے یہ 13 کی 13 سیٹیں راولپنڈی کی یہ بھی پی ٹی آئی کی بنتی ہیں. صرف یہ دو شہروں کی سیٹیں ملائی جائیں تو 18 اور 13 31 سیٹیں بنتی ہیں، اور 31 سیٹوں سے کچھ اور فیصلہ ہو نہ ہو ان سے پی ٹی آئی کی حکومت فوری طور پر بن جاتی ہے. تو یہ جناب اب سب سے زیادہ اگر اس طریقے سے جناب اگر جو سرونٹس ہیں، سول سرونٹس ہیں، ان کے اس طرح بیان آنے لگ جائیں تو محترمہ مریم نواز صاحبہ کو بڑی پریشانی ہے. ان کا جی میں پہلی خاتون وزیر اعظم بن رہی ہوں، یہ تو سارا کا سارا گڑبڑ ہو جائے گا. تو انہوں نے بھی بہت سارے رابطے کیے جناب، جسے کہتے ہیں نا ٹلیاں کھڑکائیں. تو ٹلیاں کھڑکانے کے بعد انہوں نے بھی ایک بیان جاری کیا محترمہ مریم نواز صاحبہ نے. اور مریم نواز صاحبہ جو صاحب نامینیٹڈ وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی، تو مسلم لیگ نون کے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ سرکاری افسران کو دھمکیاں دینے والوں سے قانون کے مطابق نمٹیں گے. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ صوبے میں بیوروکریسی افسران کو قانون شکنی پر اکسانے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. مریم نواز کا کہنا ہے کہ بیوروکریسی کو دھمکیوں کا مطلب ریاستی نظام میں انتشار پیدا کرنا ہے، اور انتشار کا مطلب تباہی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ افسران کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا گیا تو آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. تو ابھی وزیر اعلیٰ نہیں بنی جناب، لیکن آئینی ہاتھ تو ریاست کے ہوتے ہیں نا جی، تو ابھی تو وہ پارٹی کے ہے، تو اس کا مطلب پارٹی میں بھی بہت سارے آئینی ہاتھ ہیں. وہ پہلے سے ان کو سیکیورٹی گزشتہ روزی جناب پرووائڈ کر دی گئی تھی، لیکن وہ دھمکیاں دے رہی ہیں جناب. دو، ایک تو پریشان نہ ہو، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر کسی نے اسی طریقے سے لیاقت چٹھا والا جناب کام کیا تو ان کے ساتھ برے طریقے سے آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. اگرچہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں لیکن صورتحال ابھی کنٹرول نہیں ہوئی. لیاقت چٹھا صاحب ہی نہیں سنبھالے جا رہے، حالانکہ کہنا یہ تھا کہ یہ جناب معاملہ فوری طور پر نمٹا دیا جائے گا. مبینہ طور پر جناب لیاقت چٹھا صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں نے یہ آپشن خود اڈاپٹ کیا ہے، میں کمشنر کے طور پر ریٹائر ہونے والا تھا. اگر عمران خان جناب جیل میں رہ سکتا ہے تو میں بھی جیل بھگتنے کے لیے تیار ہوں، کسی کی بھی قسم کا جو نتائج ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں. تو آخری اطلاع آپ کے پاس جناب یہ ہے کہ نگران حکومت پوری کوشش کے باوجود لیاقت چٹھا صاحب سے ہار گئی ہے، اور دیگر جو طاقتور لوگ تھے وہ بھی ابھی تک لیاقت چٹھا صاحب کو منانے، سیدھا کرنے، راہ راست پر لانے، انٹرویو کرانے میں ابھی تک ناکام ہوئے. تو جناب یہ اطلاعات تھی جو میں نے آپ تک پہنچائی، اور اس میں کچھ میرا تبصرہ بھی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا، اپنے لوگوں کا خیال رکھیے گا، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.